राजेश सर, आपका यूट्यूब लॉग्ड इन है क्या पीसी पे? हाँ लेकिन मुझे दिखा नहीं रहा, यूट्यूब मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ फिर। हाँ बना दीजिए आप, मैं कर देता हूँ फिर उसको डाउनलोड करके फिर आप उस पर लगाएंगे आई लेके पे। मैंने हाँ रिकॉर्डिंग वैसे भी चालू किया है, आप अपने यूट्यूब पे भी उसको डाल दीजिए साथ में। ठीक ठीक ठीक। एक मिनट बस। हाँ जी, हाँ जी। मोहिंदर जी, गुड मॉर्निंग। म्यूट पे है सर जी। हो गया है लाइव मधुरा। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के इवेंट में जो प्रस्तुत किए हैं इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन के राजस्थान के चैप्टर्स। माय नेम इज मधुरा, आई रिप्रेजेंट आईएलए नेशनल लेवल पे। और आईएलए इज अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म फॉर लीगल प्रोफेशनल्स टू कम टुगेदर, लर्न, नेटवर्क, ग्रो। And because the scope is very wide at a national level, we all can imagine that it's very difficult to run it on a national level. And hence we have a lot of chapters which focus on city level, जो अपने ऑपरेशंस में अपने लोकल फ्लेवर लाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है लीगल फील्ड में वो डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी एनर्जेटिक, यंग एंड वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप राजस्थान में से हैं तो आपको हम इनवाइट करेंगे हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने को। राजस्थान से बाहर के हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। एक डिटेल्ड ईमेल आपके पास आ जाएगा जिसमें सारा इन्विटेशंस एंड आईएलए के बारे में और इन्फॉर्मेशन होगी। इसके साथ साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर राजेश मेथी को, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए इन जयपुर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू मधुरा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका सबका स्वागत है। यदि कुछ साथी लोग यदि वीडियो चला पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इज इट फिजिबल टू स्विच ऑन द वीडियो? तो आप वीडियो चला लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसा मधुरा ने बताया कि जो लीगल फील्ड है इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी वास्ट फील्ड, एक बड़ा क्षेत्र है अपने आप में, और उसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करना होता है। देयर इज अ नीड टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग आवर एकेडमिक लर्निंग और एकेडमिक कोर्स। वी कुडंट गेट ऑल द थिंग्स। तो इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, प्रोबोनो प्लेटफॉर्म है, विच इज वर्किंग इन पैन इंडिया, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और राजस्थान में हम अभी 4 चैप्टर इसमें काम कर रहे हैं, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर, चारों मिलकर इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। आज थोड़ा इंद्रदेव अपने रूप में हैं, कई जगह पुणे से भी सूचना आई है, अभी दिल्ली में भी है, पूरे देश में शायद आज मानसून अपने पूरे उफान पर है। तो हम यहाँ सामूहिक गतिविधियां चलाते हैं एक दूसरे को एनरिच और एनलाइट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, एक दूसरे को सशक्त करें। तो आईएलए राजस्थान सामूहिक रूप से ये सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज का 4था प्रोग्राम है। प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग पर हम बेसिकली बातचीत कर रहे हैं। ऐसा देखा गया 2020-19 में जो इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हमारा इसमें पार्टनर है, उसने एक रिसर्च किया 200 सैंपल के साथ में, लगभग 4 हाई कोर्ट्स में और कुछ ट्रायल कोर्ट्स में। तो उन सैंपल से हमने एक अंदाजा बनाया कि देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन particularly drafting of pleading. They are getting the problem in that one. They are sometimes confused about that what should be we have to put in or not. NLUs की अलग बात करें तो NLUs के स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम होती, तो उसको कैटर करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया। ये आज सीरीज का 4था प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में आज के जो स्पीकर है वही थे हमारे, लेकिन कुछ कारणों से उस दिन भी उनके साथ प्रॉब्लम थी। अभी भी उनको थोड़ा समय लग रहा है, मुंबई में कहीं फंसे हुए हैं, वो मुंबई से हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट है डॉक्टर विद्युत्मा झा, वो हमारे साथ थी। पिछले बार सुप्रीम कोर्ट से मिस्टर गगन नारंग थे। स्टीफन्स के एलुमनाई है, बीटेक होते हुए फिर वो एडवोकेट हो गए, वो हमारे साथ थी। मित्रों, ये हमारा सबका प्रोग्राम है। आज मैं एक स्पेशल रिकॉग्निशन देना चाहता हूं। हमारे साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ सूर्य प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ में है। आप संविधान और संविधान सभा की बहस को लेकर पूरे भारत में एक माहौल बना रहे हैं, और हमारे इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के एक तरीके से एडवाइजर और पैटर्न है।
तो वो भी हमारे साथ है, समय मिलेगा तो उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। राजस्थान या राजस्थान के माध्यम से पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, द होल नेशन इज एट हियर। Sometimes the number can be reached up to 60 or 70 or sometimes lesser. So don't worry about that when we are at here for mutual learning. जैसा मैंने बताया कि हमने प्रॉब्लम्स हमें आती है प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग में, तो हमारे अभी जो स्पीकर है वो आने वाले हैं, वो कहीं फंस गए हैं और वहाँ नेटवर्क की उनके साथ प्रॉब्लम है। उसी दौरान मैं चाहूंगा जो लोग यदि अपना वीडियो चालू कर सकते हैं, तो हम 2-3 विषयों पर बातचीत करना चाह रहे हैं। द प्रोग्राम शुड बी इंटरैक्टिव। आपने देखा होगा कि हम सीआरपीसी 1973 है, 74 है, हाँ सोनल 74 है ना, उसमें कितने सेक्शन है? 484 है या 511 है? 484 है ना। 37 चैप्टर में कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा, उसमें कोई एफआईआर होती है ना। और आज हमारा उस एफआईआर पर ही बातचीत है कि एफआईआर क्या होती है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। एफआईआर के बाद कई बार हम वी वेंट और वी यूजुअली गो टू द पुलिस स्टेशन एंड एसएचओ ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूज टू टेक योर एफआईआर। सो फिर उस पर क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे ड्राफ्ट होनी चाहिए, है ना। मेरे पास बहुत सारे लोग, आपके पास भी होगा शायद, सूर्य प्रताप जी और बाकी लोग भी अभी सहमत करेंगे कि कई बार हमारे मित्र और फ्रेंड्स दोज हु आर नॉट फ्रॉम द लीगल साइड एंड दे आर गोइंग टू पुट एनी एफआईआर, तो वो हमसे पूछते हैं यार इसमें वो धारा कौन सी लगाऊं, सेक्शन कौन सा लगाऊं। तो मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि कुछ ही देर में हम बातचीत करने वाले हैं आपके साथ, बातचीत चालू हो गई है मानिए, और वैभव सर के आने के बाद ही उनका इंट्रोडक्शन पढ़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा या पहले पढ़ेंगे आप? हाँ जी सर, नहीं उनके आने के बाद ही पढ़ेंगे सर, है ना। हम तो मित्रों हम बातचीत चालू करना चाह रहे हैं, आप 60 मिनट हमें दे रहे हैं, उसका 1-1 मिनट ठीक है। तो क्या मेरा सूर्य प्रताप जी भी है, सोनल भी है, जो भी साथी बोलना चाहे अपना हाथ खड़ा कर देंगे तो हम अनम्यूट या अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ये एफआईआर क्या कोई भी व्यक्ति थाने जाएगा उसका जाते ही एफआईआर लिख दी जाएगी क्या? क्वेश्चन ये कोई बताए, अनम्यूट करके फोटो अपना चालू कर ले। हाँ रेखा कुछ बोलना चाहेगी, डॉक्टर रेखा खंडेलवाल भी हमारे साथ है। रेखा आर यू एबल टू स्पीक आउट? अजय सर, सोनल आप बताएं जरा। सर उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सबसे पहले ये चीज देखी जाती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेगा पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वाला उसको बोलेगा कि आप जाओ और कोर्ट के अंदर इसमें कंप्लेंट फाइल करो। ये होता है मेन, तो जो जहां से हमारा क्रिमिनल पोर्शन शुरू होता है वो होता है मोस्टली हमारा कि ये देखने से कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये हमें मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सीआरपीसी फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ये सारी चीजें अपने को फर्स्ट शेड्यूल से मिलती हैं। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर थाने को दर्ज करनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं करता है तो हम 156(3) की कार्रवाई में कोर्ट के पास चले जाते हैं कि साहब थाने को डायरेक्ट करें इसमें कि हमारी एफआईआर दर्ज करें पुलिस स्टेशन, और उसमें फिर एफआईआर दर्ज होती है और उसमें आगे की प्रोसीडिंग जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं फिर वो चालू होती है। थैंक यू सोनल। इन्होंने कुछ बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई सीआरपीसी में पीछे कोई शेड्यूल होगी, उसका 5वां या 6ठे नंबर का कॉलम होगा। ऐसा यदि लॉ के स्टूडेंट से इतर कुछ है तो एक सीआरपीसी होती है ना। एक आध दो साथी हमारे ऐसे भी जुड़ते हैं। तो जो हमारे यहाँ क्राइम को लेकर जितने भी ट्रायल या जो न्याय होना है, हाँ ये तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या एफआईआर में सेक्शंस कोट करना जरूरी है? यदि एक लेमैन एफआईआर लॉन्च कराने जाता है तो उस एफआईआर में कैसे लिखी जाएगी वो, और उसमें क्या क्या होना चाहिए? कोई साथी बताना चाहेगा इसके बारे में? अजय सर आर यू एबल टू अनम्यूट? मोहिंदर सर अनम्यूट करके यदि आप बताना चाहें। सूर्य प्रताप सर आप बताएंगे एफआईआर के बारे में थोड़ा सा? हाँ सर। नमस्कार। देखिए एफआईआर जो है
ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रॉम द लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, वो एफआईआर ही है। एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो कौन देता है? वो कोई भी दे सकता है। अब इसमें दो बात है, जैसा कि अभी बात ही चल रही है कि इसका कंटेंट क्या होना चाहिए। एकदम आवश्यक नहीं है, कोई भी घटना घट रही है, आपको जो घटना जैसी घटी है, ईमानदारी से अगर आप वो चीज लिख रहे हैं, तब आपको आईपीसी के बारे में या इसमें जो वर्णित धाराएं हैं इनके बारे में मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजन क्या है? आईपीसी में क्या लिखा है? आईपीसी के अंदर बेसिकली वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेसिक सर्कमस्टांसेस हैं, वो इवेंट्स हैं। अगर वो होते हैं देन दे आर कंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्शन देयर। उसके बाद वो सेक्शन से रिलेटेड क्या पनिशमेंट है वो आती है। तो अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है और अगर वो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या हैं, ये जो प्राइमा फेसी जो जॉब है, ये जो एफआईआर वहां पे रजिस्टर हो रही है, ये थाने में वो लोग उसको कर रहे हैं। अब आप एक आम आदमी को क्या पता कि वो उसके साथ जो अभी घटना घटी है वो सिंपल एक हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है। उसको क्या मालूम कि अगर किसी महिला से कोई अभद्रता कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एफआईआर दर्ज होगी। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन अब मैं सिर्फ एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और ये एफआईआर को लेके ये बेसिक समझ है जिसके अंदर आपको सेक्शंस की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन के लिए एडवोकेट्स हैं और पुलिस वाले हैं। अगर एडवोकेट अगर उसमें इन्वॉल्व होता है देन आप एक तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, ये जो लॉ है, ये इन्वोक होना चाहिए, इसके तहत इन्वेस्टिगेशन हो और उसके आगे कार्रवाई हो। ये इस तरह से मोटी मोटी एक लेमैन्स एक जनरल इंफॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं, जो सीआरपीसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड जो हमारी जो बात करती है वो इस फ्रेमवर्क में काम करती है। थैंक अभी यू। सेकंड बात, मान लीजिए आपकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो रादर देन अभी राजस्थान में तो ये मैंडेटरी है कि अपना जो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आप उनको एक नोटिस दें कि फला फला जो थाना है वहां का जब मैं गया और वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, एंड देयर आफ्टर ओनली आप 156(3) के अंदर इस्तगासा पेश करेंगे। क्योंकि आजकल यहाँ पे राजस्थान में तो ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीआरपीसी जो है वो स्टेट स्पेसिफिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ provisions, there are provisions which are not which are different from one state to another. 438 यूपी में नहीं है जैसा मुझे बताया गया। अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना सा जी। Thank you, sir. Such a wonderful manner you put. आप हाँ, आपने अपनी बातचीत रखी कि विधि का कोई ज्ञान, there is no need to be know about the sections and all of things, because being we are from the legal fraternity, so many times people made a call to us. वैभव सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि एफआईआर का फॉर्मेट क्या होता है? ऊपर कुछ लिखना है क्या, श्री श्री या कुछ ऐसा करके, और फिर क्या क्या उसमें करना होता है कॉमन मैन की तरह? वैभव सर कुछ बताएंगे इस बारे में? हेलो एवरीवन सर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस 4th सेशन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। जैसा सूर्य प्रताप सिंह जी ने बोला सर कि एफआईआर के लिए एक लेमैन भी अगर पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है तो वो एक नॉर्मल अपनी लैंग्वेज के अंदर ये बताते हुए बता सकता है कि मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ। और अगर जैसे सोनल मैम ने बताया कि क्या वो जो उसके साथ क्राइम हुआ वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उस बेसिस पे अगर वो कॉग्निजेबल होगा तो पुलिस स्टेशन में उसके लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। जैसे ही वो एफआईआर दर्ज की जाएगी देन पुलिस स्टेशन वाले का या पुलिस वालों का काम स्टार्ट होगा कि वो इसको एक सेक्शन के अंदर डिफाइन करें कि ये सेक्शन इसके अंदर कौन कौन से फॉल होते हैं अंडर सेक्शन 154। लेटर ऑन स्टेज में जब फाइलिंग ऑफ चार्ज जब कोर्ट के समक्ष आएगा, जब वो छटनी होगी कोर्ट के सामने कि कौन से सेक्शंस इसमें रेलेवेंट हैं और कौन से सेक्शन इसमें रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे वहीं पे देखा जाएगा कि कौन से सेक्शंस के बेसिस पे ये क्राइम बनता है और कौन से सेक्शंस जो हैं जो एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं। क्योंकि बेसिकली इंडिया के अंदर रादर देन गोइंग विद द क्राइम की क्राइम क्या हुआ है, ये जरूर रखा जाता है कि इस क्या मोटिव से इसको इतनी पनिशमेंट दिलाई जाए कि ये जेल के अंदर ही रह जाए।
तो इसलिए उस क्राइम से रिलेटेड जो भी सेक्शंस होंगे वो पुलिस वाले उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। देन लेटर ऑन कोर्ट का उसमें ड्यूटी होगी जब वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, जिसमें दोनों ही एडवोकेट्स जो अक्यूज्ड और कन्विक्ट के होंगे दोनों अपने बताएंगे और उसके आधार के ऊपर चलेंगे सब। तो इसी फॉर्मेट के अंदर होगा सब। Sir, with due regard, my question is that one, is there any particular format for FIR? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि श्रीमान थाना अधिकारी करके या कोई व्यवसाय इस पर थोड़ी सी बातचीत करें कि यदि एक आदमी बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे एडवोकेट्स है ना, डोंट टेक इट्स नॉट अ जनरलाइज माय ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे लोगों को FIR लिखना भी नहीं आता है। तो मैं उस FIR के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। वैभव सर बोलेंगे, यदि कोई साथी और भी हो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ओवर टू वैभव सर। मेरा निवेदन है साहब जी कि जहां जिस थाने को अपन कर रहे हैं तो श्रीमान थाना अधिकारी के नाम पे अपन एड्रेस करेंगे। अगर थाना अधिकारी ने अपनी रिफ्यूज कर दी गई और हमारे को SP साहब को लिखनी पड़ रही है तो हम SP साहब के नाम से लिखेंगे। तो जिस भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ये हम कर रहे हैं और वहां पे जो सबसे सुपीरियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको एड्रेस करते हुए हम हमारी जो कंप्लेंट है वो मूव करेंगे और फिर उसी को वो चार्ज देखते हुए देखेंगे कि उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी द पेमेंट। बस इतना ही। देखिए मैं दो चीजें आपके सामने जोड़ रहा हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कोई फॉर्मेट है क्या, तो देयर इजंट एनी फॉर्मेट फॉर फाइलिंग एन RTI एप्लीकेशन एज लाइक एज FIR में जैसा हम सैल्यूटेशन देते हैं श्रीमान थाना अधिकारी, श्रीमान PS, कुछ जगह PA वो क्या लिखते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट। हाँ, सुपरिटेंडेंट सेकंड फेज है, पहले थाने पर हम बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे उसको, SHO है ना। तो उसको फिर सब्जेक्ट और फिर आपको डिस्क्रिप्शन देना है थोड़ा सा, यदि आप सजेस्ट करें। चलिए, एक क्वेश्चन था कि FIR लिखवाने कोई व्यक्ति गया और वहां उसको लिखना नहीं आता था, तो इज इट द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर हु इज द स्टेशन मास्टर, और वो है तो उसका क्या ऐसा कुछ है क्या कि वो लिखवाया गया है कुछ करना? हाँ बताएं सोनल, आप बताएं। देखिए बाकी साथी लोग भी यदि शामिल होंगे तो हम हमारी चर्चा को बेहतर बना पाएंगे। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। यदि आप वीडियो चालू करेंगे तो हमें बेहतर लगेगा। आशीष जी हम आपको देखना चाहते हैं। शिवानी चावला है हमारे साथ, अनुष्का मिश्रा है। अभी कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरी भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। गुनगुन अग्रवाल है, यदि आप वीडियो चलाएंगे तो हमें ठीक लगेगा। आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वहां से भी हम उनको ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि ओपन फोरम है, ओपन फॉर ऑल है, इसलिए आप जैसे भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। जी सोनल, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को लिखना नहीं आता, या कभी ये भी हो सकता है कि वो उस लैंग्वेज में नहीं लिख सकता, तो इस मामले में पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति की पीड़ा लिखेगा कि क्या वो मामला शिकायत वहां दर्ज कराना चाहता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो उसकी जो कंप्लेंट है उसको लिखे, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो मामला वास्तव में कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है। तो पहले तो उसकी पीड़ा लिखी जाएगी। कई बार NC करके भी दर्ज कर देते हैं, नॉन कॉग्निजेबल। रजिस्टर में तो जैसे उन्होंने दर्ज कर लिया, अब वो ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको अधिकार नहीं है उसमें, तो वो उसके बाद भेजते हैं। लेकिन पहली जिम्मेदारी ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति थाने में आया तो वो उसकी बात को लिखे। तो लिखना नहीं, या तो वो लिखित में दे दे, अगर लिखित में दे तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है कि लेमैन जाता है और वो कंप्लेंट, लेमैन क्या कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करते हैं कि कंप्लेंट दे आए, अब उसके बाद में रोज चक्कर काट रहे हैं कि हमारे इस मामले में क्या हुआ। अब बाद में पुलिस वाला कहता है कि यहाँ तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है आपकी, आपने कोई कंप्लेंट ही दर्ज नहीं कराई। तो इस मामले में जो एक व्यक्ति को सावधानी बरतते हुए हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जरूरी है कि एक रिसीव्ड ले, यानी कि जो कंप्लेंट वो देने जा रहा है अगर वो लिखित में लेके जा रहा है तो उसकी एक जेरोक्स करवा ले और उसके ऊपर उस थाने से एक रिसीव्ड वो ले ले। और यही चीज अगर वहां पुलिस वाला लिखता है उस कंप्लेंट को तो वहां पे भी एक कार्बन कॉपी लगा के लिखता है वो, तो उस कार्बन कॉपी में वो उसकी एक कॉपी ले सकता है। तो थैंक यू सोनल। देखिए भारत में हम रहते हैं और भारत में सबकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग होती है। पुलिस स्टेशन में जाने से आदमी भयभीत होता है ना। मैं जिस शहर में रहता हूँ जयपुर में, तो वहां हमने बच्चों को विजिट करवाई पुलिस स्टेशन की, है ना। समर में हमने 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चों को हम लेके गए कि फियरफुलनेस, हाउ यू कैन रिमूव द फियरफुलनेस।
तो सोनल ने जो बात कही ठीक है, आपको रिसीट हर डिपार्टमेंट से लेनी चाहिए। मैं भी सरकार में काम करता हूं तो मैं देखता हूं कि कई जगह लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज को लेकर। दैट माइट बी डिफरेंट इशू। चलिए, यदि आपको एफआईआर लिखना नहीं आता, एफआईआर आप लिखवा सकते हैं, वहां वो सहयोग करेगा। एफआईआर हमारे पास आ गई है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर थोड़ी सी बातचीत हो चुकी है। यदि जितने स्पीकर बोले उससे इतर कोई हमारा युवा साथी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को एक्सप्लेन कर सकता हो, इफ एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन what is the cognizable and what is the non cognizable offense, or he or she can put some example of that one. गुनगुन ने अनम्यूट किया था अपने आप, वो वीडियो शो ऑफ किया था, तो बाकी लोग भी यदि कुछ बोलना चाहे। रेखा, आप कुछ बोलेंगे क्या? रेखा जिज्ञासा जी। जिज्ञासा जी। हाँ जी, चलिए। ऐसा लगता है लोग सुनने ज्यादा आते हैं, बोलने कम आते हैं। देखिए, बोलेंगे तो काम होता है। हम तो इसको इंटरैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, और अगले बार से तो वीडियो मैंडेटरी करना पड़ेगा साथियों के। वीडियो चालू करो आप अपना, किसी को टेक्निकल इशू हो जब अलग बात है। चलिए, एफआईआर लॉज हो गई। नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर लॉज नहीं हुई तो एसपी को लेकर कुछ बातचीत हो रही थी। कोई बताएगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर इन राजस्थान? तो एक अलग प्रोसीजर है कि आप एसपी को एक कंप्लेंट देंगे, एसपी उस पर क्या करेगा, कुछ बताएंगे कोई साथी लोग? सोनल, आप बताएं जरा। अगर मान लो पुलिस वाला थाने में हम जाते हैं और थाने में एसएचओ या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वहां पे वो कंप्लेंट हमारी दर्ज नहीं करता और भगा देता है कि नहीं ये मामला बनता ही नहीं, जाओ यहाँ से, और अक्सर करते भी ऐसे ही हैं। तो ऐसे मामले में वो व्यक्ति अपनी यही कंप्लेंट लेकर एसपी ऑफिस जा सकता है। उसमें लिखेगा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, ठीक है ना, और वो एसपी ऑफिस जाएगा और वहां पे, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो जाए, वो रजिस्टर्ड डाक से भी उसको भेज सकता है कंप्लेंट को कि साहब थाने वाले ने मेरा मामला दर्ज नहीं किया, मैं थाने गया था और ये मेरा मामला है। और वो एसपी ऑफिस जाकर या तो चला जाए, उसमें 2-3 तरीके होते हैं। वहां पे या तो वो डायरेक्ट एसपी से मिल ले, उनके मीटिंग आवर्स पे मिल सकता है। दूसरी चीज होती है कि उनकी डिस्पैच शाखा होती है, उसके अंदर वो दे दे, तो उसके अंदर एक नंबर डालकर देते हैं वो, तो वो रखना जरूरी है। हमेशा एक रिसीव्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज है कि वो अगर व्यक्ति खुद नहीं जा रहा तो वो एक रजिस्टर्ड डाक से एसपी के यहाँ भेज सकता है, और एसपी उसमें संबंधित थाने को डू द नीडफुल एक्शन करके और संबंधित थाने को भेजता है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। तो जब थाने को लगता है कि यार ये एसपी ऑफिस से आई है, तो उन्हें उस मामले में एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है कि इतने मामले गए और इसमें क्या किया। जब उनका पूछा जाता है, रिकॉर्ड लिया जाता है, तो इसलिए थाने वाले उस मामले में कार्रवाई करने के लिए मतलब करते हैं। और अगर उसके बाद भी अपने को लगता है 3-4 दिन इंतजार करने के बाद भी कि नहीं किया एसपी ने इस मामले में कोई एक्शन किया, बस इतना ही सोनल, अभी आगे चलते है ना। हमारे साथ अक्षत है। अक्षत ने कहा कि द एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैन डायरेक्ट टू द पुलिस टू टेक द कंप्लेंट। अक्षत, थोड़ा इस पे बात रखेंगे आप? अक्षत, हेलो। हाँ, अच्छा रहेगा यदि अनम्यूट करके आप बोलेंगे तो। देखिए, जितना पार्टिसिपेटिव होगा उतना ही ज्यादा होगा। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है ना। हम ऑडिबल सर? जी जी, या यू आर ऑडिबल। सर, आई एम अक्षत शर्मा, सन ऑफ एडवोकेट कौशल किशोर शर्मा। सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए एलएलबी सेकंड ईयर। सर, वैसे तो मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, बट सर जितना मैं जानता हूँ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सर कुछ ऑफेंसेस जो सोसाइटी के अंदर डेटरेंस बना कर रखते हैं और जिनके अंदर किसी भी जो पार्टी है उसको सजा दिलवाना जरूरी हो जाता है, तो सर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से टर्म कर सकते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे जिनको हम एक बार को नजरअंदाज कर दें तो उससे सोसाइटी में ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आता है। और अगर सर हम एफआईआर दर्ज कराने थाने में जाते हैं और पुलिस वाले उसको लेने से इनकार कर देते हैं किसी तरीके से, तो सर अक्सर ऐसा देखा जाता है क्योंकि जो यंग एज के जो स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं तो पुलिस वाले कई बार को ऐसा करते भी हैं कि हो सकता है ये झूठी है जो भी है। तो सर अगर ऐसा सच है तो हम लोग उसको लेकर संबंधित एसपी जो है उनको रिपोर्ट दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये कहते हुए कि सर आपसे निवेदन है कि आप इन लोगों को डायरेक्ट करें हमारी एफआईआर लेने को, तो फिर उनके डायरेक्शन से जो संबंधित थाना है उसके अंदर हमारी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। थैंक यू अक्षत, सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड। अच्छा लगा। आप अपना नाम, आप क्या करते हैं
और कहाँ किस इस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से वो बोलेंगे। गुनगुन थैंक यू, आपने शुरुआत की। हाँ बोले अक्षत। सर माय नेम इज अक्षत शर्मा। आई Yeah. एम सन ऑफ एडवोकेट कौशल किशोर शर्मा। सर मैं बूंदी से हूँ प्रॉपर। मुझे जी। सोनल मैम ने बताया मेरे फादर को, और हम्म। मेरे फादर अभी थोड़े बिजी थे, तो फादर ने मुझे बोला, मैंने पिछला सेशन भी अटेंड किया था जी और मैंने कल से अलार्म डाला हुआ है। मुझे ध्यान था कि 11 बजे सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तब से बैठा हुआ हूँ जस्ट सेशन को अटेंड करने के लिए। चलिए, और Good to अभी see तक you तो here. शायद थैंक यू अक्षत, दोबारा बात करेंगे। अच्छा गुनगुन लगा अक्षत। एक सेकंड सोनल, गुनगुन ने हाथ खड़ा किया, गुनगुन अनम्यूट करें और फिर बताएं आप कुछ बोलना चाह रही हैं। Good morning, sir. I'm a second year student, BLS, doing BLS LLB, and I'm currently studying in Mumbai. So basically, मुझे थोड़ा cognizable और non-cognizable के बारे में बताना था. So basically, cognizable is what? जिसमें police can arrest a victim without issuing a warrant because they are serious nature के जो crimes होते हैं like rape or murder. And non-cognizable are less serious in nature, like defamation हो गया किसी का, तो उसमें the police can arrest only with a warrant. So this is the difference between cognizable and non. हमारे साथ मोहिंदर सर भी हैं हमारे ILA फैमिली से। आपने थोड़ा सा मुझे ध्यान आकर्षित किया है कि ही टुक माय अटेंशन कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। गुनगुन lower the hand. एक सेकंड, हाँ मोहिंदर सर थोड़ा सा आप एनलाइट करेंगे हमें, अनम्यूट कर लीजिए मोहिंदर सर। मोहिंदर सर, अच्छा ऑनलाइन FIR और जीरो FIR भी दो चीजें चलती है ना। एक राजस्थान पुलिस ने यहाँ खोया पाया करके, हाँ मोहिंदर सर सॉरी, वही वन एंड सेम है। जी हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अनम्यूट है सर, अनम्यूट है। हाँ जी सर, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोले सर, आवाज आ रही है आपकी सर। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड वाली है ना, उसी तरह ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी जी सर। और जैसे FIR के बारे में बताना चाहेंगे आप? FIR लिखना एक बड़ा सिंपल सा लिखना है हमने SHO को कि हमारे साथ ये हुआ और ऐसे ऐसे हुआ, इस बंदे ने किया, उसका ये एड्रेस है, उसका ये मोबाइल नंबर है, तो उसको फाउंड करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है। आजकल तो पुलिस वालों ने दोस्त के नाम से एक टेबल भी बना रखी है थाने में, मुंशी बैठा है, वो भी गाइड करता है पूरा। थैंक यू। मोहिंदर सर आप कहाँ से हैं? मैं सर रोहतक से हूँ। रोहतक, हरियाणा से। देखिए हरियाणा से हमारे साथ में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, SP ने किसी ने लेटर दिया, SP को बाई पोस्ट भेज दिया उसकी कॉपी, और उसकी AD उसने संभाल के रख ली। SP couldn't take any decision to lodge an FIR in a particular थाना approximately 2 weeks or 3 weeks. हाँ, अभी वैभव कृष्ण पारिक जी भी है, अभी बातचीत करेंगे उनसे। तो SP ने 3 वीक बाद भी कुछ नहीं लिखा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कोई बताएगा? जो रेगुलर स्पीकर है उसके अलावा बताएंगे तो मुझे ठीक रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद 156(3) में कोर्ट में जा सकते हैं हम। हाँ, क्या फाइल करनी पड़ेगी मोहिंदर सर? एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, कोर्ट को मूव करना पड़ेगा, जिसे कंप्लेंट कहते हैं शायद। इट्स लाइक कंप्लेंट केस। यस यस। तो उसमें ड्रॉबैक है, घर पेशी पे मुझे खुद एज ए मुल्जिम जाना पड़ेगा, जी वो थोड़ा टफ रहता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कोर्ट इंस्ट्रक्शन देती है FIR फाइल करने के लिए SHO को। जी, तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने हमारे से पीछे भी पूछा था कि सर ये ड्राफ्टिंग का एक्सरसाइज 1 घंटे में हो सकती है क्या? तो ये 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद 3 आवर्स के कुछ हमारे सेशन चालू होने वाले हैं, जिसमें 3 अलग अलग लोग आपको पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग पूरी सिखाएंगे। ILA काम करेगा उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। आ गए हैं जॉब्सन, आ गए हैं। एक सेकंड, वेब सर जॉब्सन जुड़ गए हैं। यस सर, यस सर। एक सेकंड आ जाए। देखिए आज के जो मुख्य वक्ता हैं मुंबई हाई कोर्ट से हमारे बीच CJ जॉब्सन है। वो कनेक्ट हो रहे हैं 1 मिनट में बस। और मेरे इंटर्न्स को देख के मुझे अच्छा लगता है वैसे। जॉब्सन आर यू देयर? Yes, yes. Just could log in just now. Okay. Sir, welcome to you. So first of all, for the introduction, I would like to invite Vaibhav Parekh from President of ILA Ajmer. Over to Vaibhav.
Hello everyone. Hello Joseph sir. We were waiting for you so eagerly. कि I will offer my apologies after you complete the No, introduction. not at all, sir. We are very delighted that you joined our session, sir. Hello everyone. Welcome Mr. Johnson from Bombay. He holds a bachelor degree in law and bachelor degree in psychology, making him a well-versed in both legal and psychological aspect. Over more than 15 years, he has been a tech-savvy advocate, practicing in various jurisdictions, including original, civil, criminal, and commercial at the Bombay High Court and its subordinate courts. He also appeared before the Honorable Supreme Court, Honorable Kerala High Court, Goa Bench of Bombay High Court, Ahmedabad, and Calcutta since 2006. In addition to his legal practice, Mr. Jovison has been actively serving as an arbitrator for commercial causes since 2018, contributing to the resolution of dispute outside the traditional court system. His expertise extends beyond, and he was the former visiting faculty of Amity University also. And in last 17 years, more than 15 years, he'd like to teach, and more of his passion is of teaching also. With a specialized knowledge in areas like ADR, constitutional law, medical jurisprudence, forensics, and interpersonals, Mr. Jovison brings a wealth of insight that promises to make today's session enlightenment and engaging. Please join me in extending a warm virtual welcome to Mr. Jovison as we are eagerly wait for his valuable presentation before us. Thank you, Vaibhav sir. I would like to invite to moderate this one session Advocate Sonal Vijay Varghese, Kota Factory, Kota. है ना, कोटा फैक्ट्री मैंने गलत बोल दिया, कोटा से हमारे साथ है, ILA कोटा की चेयरमैन है. ओवर टू सोनल. थैंक यू सर. वेलकम जोसन सर. Thank you, अभी हम madam. लोग आपके आने के पहले कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे कि FIR क्या होती है और कैसे हम उसको थाने में जाएं और दर्ज कराएं, किस तरह के ऑफेंसेस में ये होती हैं. तो आज जब हम इस चैप्टर को जब हम आगे आज का डिस्कशन बढ़ाते हैं तो एक चीज है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी. और जैसे मान लो मेरा एक केस है, मेरी एक क्लाइंट जाती है, एक महिला है, थाने जाती है और वो कहती है कि साहब मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है. जैसे तैसे पुलिस वाला उस मामले को दर्ज कर लेता है, परंतु उसके आगे वो कुछ नहीं करता. तो ऐसी कंडीशन में मेरी क्लाइंट क्या कर सकती है, सर आप बताएं. सबसे पहले जो पुलिस जो है, कोई भी स्टेट की पुलिस रूरल और अर्बन में डिवाइड की गई होती है. रूरल मीन्स गांव खेड़ी की पुलिस और अर्बन मीन्स शहर की पुलिस. तो वो जो एरिया अर्बन में पड़ता है, रूरल में पड़ता है, इसके हिसाब से होगा आगे की जो मैं बोलने जा रहा हूँ. अगर CRPC कहता है कि अगर कोई लोकल लेवल का पुलिस वाला पुलिस स्टेशन आपका कंप्लेंट लेने को इनकारता है तो आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना चाहिए. अब CRPC में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये शब्द का उपयोग किया है, वो रूरल पुलिस में आता है. अगर आप अर्बन में रहेंगे, अगर आप CRPC की नारा देखेंगे और सोचेंगे कि इसमें तो सुपरिटेंडेंट है, मेरे यहाँ सुपरिटेंडेंट कहाँ है. सो अर्बन पुलिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो रैंक है इक्विवेलेंट टू DCP होता है. और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल में उसको SP कहते हैं. उसका सबऑर्डिनेट होता है डेप्यूटी SP, DYSP. और अर्बन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का सबऑर्डिनेट होता है ACP. तो आपको अगर पुलिस स्टेशन आपका कंप्लेंट नहीं ले रही है, आपने वो कंप्लेंट लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या आपका अगर अर्बन है डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसके ऑफिस में जाकर, इनके ऑफिस में जाकर आपको लिखित में कंप्लेंट देना है. अगर आप लिखित में कंप्लेंट देना नहीं जानते हैं तो वहां पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के आपको वहां पर तुरंत वो सुनेंगे. अगर आपका हालत एकदम ज्यादा खराब है, if it's a very serious case, then the deputy commissioner को अपना घर से खुद आकर भी आपको एग्जामिन कर सकते हैं और इमीडिएटली वो एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं. यदि समझो डेप्यूटी कमिश्नर ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपको CRPC कहता है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे सेक्शन 190 के द्वारा. तो मैजिस्ट्रेट के पास जाकर
आप प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो मैजिस्ट्रेट हैज गॉट द पावर टू initiate action. He can call for police investigation under section 154, 156(3) के अंदर ऑर्डर पास ये बोलेगी कि 156(3) में आप इन्वेस्टिगेशन करिए और रिपोर्ट पेश करिए। अब बहुत बार हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हम रिटन कंप्लेंट लेकर जाते हैं, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद कंप्लेंट के अंदर 1 महीने के बाद वो लोग तारीख देते हैं। तो आपका जो फरियाद है आपका, वो लेकर जाना विफल हो जाता है और बेमतलब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? आप रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट में। हमारे हाई कोर्ट्स में जितने भी केसेस न चाहे पेंडिंग हो, अर्जेंसी अगर दिखाएंगे, मॉर्निंग में पिटीशन फाइल करेंगे तो दोपहर को पिटीशन हियरिंग के लिए आता है, फौरन उसके ऊपर ऑर्डर भी दे देते हैं। हमको ये बात से डरने की जरूरत नहीं कि हमारे अदालतों में इतने मुकदमे पेंडिंग हैं, हमको न्याय कैसे मिलेगा। कितना भी मुकदमे पेंडिंग हो, अर्जेंसी में हमारे कोर्ट्स ने हमेशा अलर्ट रहकर हमको रिलीफ दी है। तो ये जो लंबी प्रोसीजर है, आपका जो डिप्यूटी कमिश्नर के पास जाना और मैजिस्ट्रेट के पास जाना, इतने में भी आदमी का हालत खराब हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में भी आप रिट पिटीशन डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया हो तो आपको पिटीशन के अंदर सर्कमस्टेंसेस शो करनी है, क्यों वहां जाने से ज्यादा तकलीफ होती। अगर आप सर्कमस्टेंसेस शो नहीं करेंगे, कोर्ट को ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो हाई कोर्ट आपका रिट पिटीशन एंटरटेन नहीं करेगी। ये अगर वो आपका वकील बता पाएंगे कि भाई ये एसपी भी मिला हुआ है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट्स को, उनको मामले की सीरियसनेस के बारे में कोई ये नहीं है, तो अगर हाई कोर्ट को लगेगा, हाई कोर्ट विल इमीडिएटली ग्रांट एक्शन। ऐसे क्या इस मामले में सर मजिस्ट्रेट भी कोई एक्शन ले सकता है क्या? मजिस्ट्रेट को भी अगर हम कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं कि पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है? मैजिस्ट्रेट 2 प्रकार के हैं। एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। जो आपका जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पुलिस का सुपरिटेंडेंट का पावर दिया गया है, लेकिन अर्बन में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कलेक्टर कहते हैं, उनको पुलिस के ऊपर कोई सुपरिटेंडेंट नहीं है। तो आप रूरल अगर है तो आपकी जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अगर फरियाद लेकर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। और सर अगर इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो रही है, अगर हमें लगता है सेम प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो रही है, ये रूट है डेप्यूटी कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट। सेक्शन 482 सीआरपीसी के जरिए, जिसको मैक्सिमम लॉयर्स क्वॉशिंग पिटीशन का प्रोविजन बोलते हैं, वो दरअसल क्वॉशिंग पिटीशन का प्रोविजन नहीं है, वो इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन का पावर है। हाई कोर्ट कोई भी मैटर का किसी भी स्टेज में हाई कोर्ट कोई भी एक्शन दे सकती है विद द व्यू दैट प्रॉपर जस्टिस इज डन। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट 482 में आपका मैटर लेकर ये पुलिस इंस्पेक्टर को हटाकर दूसरे के पास दे देंगे, और या फिर कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स या डिफरेंट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आपका मैटर दे सकते हैं। ये पावर आप केवल 482 में ही नहीं, 226 के रिट पिटीशन द्वारा भी ले सकते हैं, या 226 रेड विद सेक्शन 482 सीआरपीसी, ऐसे करके भी आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और एक बात, रिट पिटीशन फाइल करने के लिए अगर लॉयर के पास जाने का ये नहीं है, तो यू बाय राइटिंग अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, दैट चीफ जस्टिस हैज गॉट द power to do it. But problem here is this: letters to the chief justice सैकड़ों आते हैं,
और वो भी तो एक केवल एक इंसान है, तो नहीं चित्रगुप्त की तरह सबका हिसाब नहीं रख सकते हैं ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से ये लेटर सिस्टम आपका फेल हो सकता है। अच्छा सर, एज एन एडवोकेट हम्म, इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है या नहीं, तो इस मामले में कैसे एडवोकेट सुपरवाइज कर सकता है उस चीज को? इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है या नहीं का के अंदर इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मामले की इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, ताकि मामला क्या है ये बात समझ में आना चाहिए। अगर हमें भाई को तो उठाने तो भाई मैं आगे बोल सकता हूँ। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अगर मामला क्या है पूरी तरह हमको मालूम है, हमारे पास सब प्रूफ है, सब कुछ है, तो straight away magistrate can grant you, he will take cognizance of the offense and he will conduct the case. अगर इन्वेस्टिगेशन में क्या है हमको जानना है, अगर पुलिस वाला जिन क्या बोलते हैं विटनेसेस को पुलिस वाले ने क्वेश्चन करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, स्पॉट पर विजिट करना चाहिए स्पॉट पे विजिट नहीं कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट जहां पर क्राइम हुई है वहां पर जाना अत्यावश्यक है, वहां पर नहीं जा रहे हैं, और बारिश होने के बाद बोलते हैं, पुलिस वाला बोलते हैं कि अभी बहुत बारिश है हम कल जाएंगे। ये सब गलत इन्वेस्टिगेशन है। अब एक क्राइम हो गया या रोड के ऊपर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गई है, वहां पर जो सुराख पाए जाते हैं सड़क के ऊपर, टायर मार्क्स होते हैं, ब्लड होता है, पेंट पर स्क्रैचेस होते हैं, ये सब चीजें बारिश में बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। सीसीटीवी फुटेजेस मुंबई जैसे शहरों में शॉर्ट सर्किट कहीं भी होती है, अगर मुंबई जैसे शहरों में हो सकती है तो जयपुर जैसे शहरों में भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज से एविडेंस को नष्ट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जिस स्पीड से काम करनी चाहिए उस स्पीड से अगर काम नहीं कर रही है तो लॉयर जो है वो समझ सकता है कि भाई ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक तो पागल है या इसको कोई और पैसा लेकर, आई हैव नो हेजिटेशन टू से कि वो पैसा लेकर वो अपना काम कर्तव्य नहीं निभा रहा है या फिर किसी और के लिए काम कर रहा है। तो ये अगर सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मैजिस्ट्रेट पहले थोड़ा ग्राउंड वर्क करो कि इसका मुखिया कैसा है, डेप्यूटी कमिश्नर कितना अच्छा है। हो सकता है कि डेप्यूटी कमिश्नर बहुत अच्छा इंसान हो, 99% केसेस में डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये लोग इनकी पढ़ाई अलग लेवल की होती है। अगर आपके बीच कोई भी नॉन आईपीएस कैडर के पुलिस कर्मी हैं तो क्षमा चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं कितना, अगर आप दिल पर हाथ रख के देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके कलीग्स में कितने लोग करप्ट है और कितने ऑनेस्ट है। तो जिस बुनियाद पर मैं ये बोल रहा हूँ, तो आईपीएस लेवल का ऑफिसर जो होता है वो उसकी जो पढ़ाई, उसकी जो सोचने की तरीका बहुत अलग होता है। उसको अगर मालूम पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूटी छोड़कर सब कुछ कर रहा है तो उसको पावर है इसको हटाकर दूसरे ऑफिसर को ये करने के लिए। तो आमतौर पर हर डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर सुपरिटेंडेंस होती है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में कभी कभी ये जो पावर है डायरेक्ट होम मिनिस्टर अपने हाथ में ले लेता है और डेप्यूटी को मतलब ये या इवन कमिश्नर पूछना चाह रहे हैं, राजेश सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ सोनल, थैंक यू। हाँ सर। सर देखिए, हमारी बातचीत चली, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट। After the investigation, there are something else which should be produced before the magistrate by the police officer. आप अंग्रेजी का भी यूज कर सकते हैं और इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक फाइनल रिपोर्ट होती है, यहाँ कुछ चालान कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा, और बीइंग एन एडवोकेट, इफ यू आर कैटरिंग टू एनी क्लाइंट,
हाँ व्हाट शुड बी, यू शुड बी केयरफुल, है ना। ये हमारा प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग दोनों, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग पर है। तो हाँ क्या आप सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में। ये जो रिपोर्ट होती है, दो प्रकार के रिपोर्ट होते हैं। एक शुरुआत में जब एक पुलिस ऑफिसर को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन का रिपोर्ट मिलता है, जिसे कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्राथमिक रिपोर्ट जब मिलती है किसी भी, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फोन पर भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पुलिस वाला टहलने निकला, वो टाइम पर उसने कुछ वारदात देखी, उसको भी वो खुद एफआईआर कर सकता है। जब भी उनको एक ऐसा खबर मिलता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है, तो इमीडिएटली उन्होंने मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट बनाकर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाकर पेश करना है कि ऐसा ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन मिली है और मैं फौरन जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने। तो वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है। वो 154 के आप 154 ऑनवर्ड्स जो सेक्शंस पढ़ेंगे, आपको पूरा डिटेल में मिलेंगे। मैं इन सेक्शंस कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा उद्देश्य सेक्शन के ऊपर जाना नहीं है। और जब एक रिपोर्ट, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। वो मामले के जुड़े हुए स्थान पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस मामले को देखे हुए लोगों के आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लेते हैं, वहां पर क्या बरामद हुई है, क्या मिली है जगह पर, स्पॉट पर क्या वेपन्स मिले हैं, या फिर घायल या मरे हुए व्यक्ति के हाथ के घड़ी या बटुआ, जूता या कुंडली, जो भी है वो सब उनको जमा करना है। वो जमा करने का प्रोसीजर एक होता है, उसको सर्च मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन मेमो, इंक्वेस्ट मेमो बनाना पड़ता है। इधर महाराष्ट्र में उसे पंचनामा कहते हैं। सॉरी, मैं बार बार महाराष्ट्र का कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो पंचनामा मीन्स, ये जो शब्द है पंचनामा, ये भी आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगा। और सीआरपीसी में ये सब चीजें नहीं है। पंचनामा जनरली, पंचनामा इसलिए कहते हैं कि पुराने जमाने में जैसे हमारी ज्यूरी हुआ करती थी, वैसे 5 प्रमुख लोगों को, प्रमुख मीन्स जो किसी भी चीज से कलंकित नहीं है, किसी भी एलिगेशन या गुनाह से कलंकित नहीं है, ऐसे 5 लोगों को साथ ले जाकर स्पॉट में, ये ऐसा ऐसा हुआ, हमारे सामने पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की, उनको ये बरामद हुई, ऐसा 50 अपने स्टेटमेंट देंगे और वो स्टेटमेंट वो लोग साइन करेंगे। पुलिस कुछ रिकवर करती है और रिकवरी पंचनामा होता है, वो भी इन लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में ना ही अकलंकित लोग मिलते हैं, ना ही पंच होते हैं। जो भी ज्यादातर पंचनामा करने के लिए लोग जो पुलिस स्टेशन में जो लफंगे पकड़े जाते हैं, उन लोगों को ही ये लोग करवाते हैं। इस वजह से 89% to 90% ऑफ द केसेस में एक्यूटल हो जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं करती। इनक्रेडिबल, जो क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसे लोगों को लाकर ये लोग पंचनामा करते हैं, बाद में वो फूट जाते हैं कोर्ट में। तो जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस जब बनाती है, फाइनल रिपोर्ट के अंदर कॉलम्स होता है, नेम ऑफ द विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड, विटनेसेस के ने क्या पेश किया, एक्यूज के हाथ से क्या बरामद हुआ, स्पॉट से क्या सामान बरामद हुए, और ये चीज को कहाँ रखा गया है, ये सब का अलग अलग शीट है। चार्जशीट के अंदर, इसे चार्जशीट कहते हैं या चालान कहते हैं। चालान के अंदर अलग अलग से कॉलम्स होते हैं। अभी आपको चार्जशीट की कॉपी आप गूगल के ऊपर 2 क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाता है चार्जशीट का प्रोफॉर्मा। हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगी, या कोई भी भाषा में मिल सकती है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में मेरा ये है कि आप इंग्लिश में निकाल कर पढ़िए और उसे अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो प्रांतिक भाषाओं में जो निकाले जाते हैं, आप उसी प्रांत के भाषा को लेकर के समझेंगे। क्योंकि अभी अगर आप ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, जयपुर के हैं आप लोग, ज्यादा पढ़ा लिखे हैं, तो आप इंडिया में ही नहीं, विश्व के किसी भी कॉर्नर पे आप अच्छे एक नौकरी करने वाले होंगे। तो इस वजह से आपको अंग्रेजी
सीखना बहुत जरूरी है। और मेरे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि अंग्रेजी को आप विदेशी भाषा ना समझिए, अंग्रेजी के अंदर विश्व के हर वो सिविलाइज्ड देशों के भाषाओं का मिश्रण है, तो अंग्रेजी को भी आप अपना ही समझो। तो कमिंग बैक टू द चार्जशीट के अंदर विटनेसेस के नाम, एक्यूज के नाम, स्पॉट में क्या बरामद हुए हैं, जो कुछ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी चीजें मिली है, वो सब चीजों के बारे में चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें बरामद करती है चार्जशीट के अंदर वो लिखते नहीं है, पैसे लेकर उसको छुपाने के लिए या ओवरसाइट से या फिर किसी निर्दोष को दोषी ठहराने के लिए ऐसी जो चीजें नहीं मिली है वो भी चार्जशीट में लगा देते हैं। ऐसे में हमको पुलिस डायरी जो है केस डायरी का चार्जशीट के साथ रेफर करना, केस डायरी और चार्जशीट को कंपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरीज which should not be confused with each other. One is police station diary, जिसके अंदर पूरा का पूरा एक दिन में रात में कितने फोन कॉल्स आते हैं, कौन आता है, क्या जाता है, पुलिस की गाड़ी कहाँ गई, किसके इसके बंदूक में कितने गोलियां थी, ये सब उसके अंदर होता है। और एक केस डायरी होती है जो हर केस के लिए नया बनाया जाता है, और ये केस डायरी के अंदर ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होती है। केस डायरी पुलिस वाला ऐसे किसी को दिखाएगा नहीं। अभी आरटीआई के आने के बाद केस डायरी भी आपको आरटीआई में मिल सकती है। इसके सब बावजूद भी कुछ काबिल जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मुझे जज ये नाम का उपयोग करना नहीं चाहता, कुछ ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो ऊंचे से ऊंचे कुर्सी में बैठे हैं। आई डू नॉट वांट टू यूज द वर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो लोग भी पूछते हैं कि ये एक्यूज को केस डायरी कहाँ से मिली, ऐसे अचंभित सवाल करते हैं। ये क्योंकि ऐसे सवाल इसलिए करते हैं कि इनको बेसिकली इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये बात कि ये जो कानून बने हैं आम आदमी के लिए बने हैं, कोर्ट्स बने हैं आम आदमी के लिए बने हैं, कि वकील और जज के लिए नहीं होते कोर्ट, ये आम आदमी के लिए होते हैं। तो ये केस डायरी जब हम देखेंगे, केस डायरी को चार्जशीट के साथ जब कंपेयर करेंगे तो अभी हमको मालूम पड़ता है कि बहुत सारी बातें जो केस डायरी में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है चार्जशीट में आई हुई है। बहुत सारी बातें जो चार्जशीट के अंदर है वो केस डायरी में नहीं है। तो चार्जशीट हैज टू बी रेड विद केस डायरी in the appropriate situations. Now, when the police files charge sheet के अंदर 173 में जो फाइनल रिपोर्ट फॉर्म होता है या चालान होता है, चालान ही चार्ज शीट होती है। ये जो चालान जो शब्द का उपयोग अभी कम होते आ रहा है, क्योंकि चालान इज अ जेनरिक वर्ड which is used in many situations. So whenever you hear the word चालान from your client or anybody, you should be very clear कि भाई आप चालान कौन सी चालान की बात कर रहे हो, ये 173 के रिकॉर्ड की बात कर रहे हो कि क्या बोल रहे हो। तो जैसे पुलिस जो फाइनल रिपोर्ट जो पेश करती है, फाइनल रिपोर्ट में पुलिस कैन गिव 3 सिचुएशंस कि भाई हमने केस को इन्वेस्टिगेट किया, ये केस इन्वेस्टिगेशन के हमारे इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है, ये सिविल केस है, क्रिमिनल नहीं है, इसे क्लोज की जाए। दैट इज वन काइंड ऑफ रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट। अनदर काइंड ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट इज हमने मामला की ये की पूरी तहकीकात की, हमको ऐसा कोई सुराग मिली नहीं है जिससे ये प्रूव हो सकता है कि ये क्राइम किसने किया है। अभी हमको कुछ इसके अंदर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा रिपोर्ट ऐसा है कि हमको लगता है कि ये कंप्लेनेंट झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है, ये बेबुनियाद है, ये इसको दंडित करना चाहिए, ऐसे करके भी ये लोग बंद कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या हक है, कंप्लेनेंट का क्या हक है, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। ये प्रोटेस्ट पिटीशन, ये जो शब्द है, ये सभी स्टेट्स में ये दिस इज नॉट द वर्डिंग प्रोटेस्ट पिटीशन। महाराष्ट्र में आप प्रोटेस्ट पिटीशन बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर से बोलते हैं, से या फिर कलकत्ता में कहते हैं नाराजी,
कि आप नाराज है इससे। तो ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन जब फाइल करते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन का फॉर्मेट यू तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक एक कंपोनेंट को आप अपोज करके उसका जैसे सिविल में रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग कि विद रिस्पेक्ट टू पैरा दिस वी डिनाई द ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट इज दिस, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर आप जैसे कंप्लेंट है, आपका एक फरियाद है, फरियाद के रूप में भी पेश कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फरियाद कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बताना बहुत जरूरी है। बिफोर दैट, वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, हम ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग? व्हाई प्लीडिंग इज कॉल्ड प्लीडिंग? ये जो सवाल है, ये सवाल भी नहीं सिखाया जाता, इसका जवाब भी कोई नहीं देते। प्लीडिंग का मतलब ये है याचना करना। याचना हम कहाँ करते हैं? याचना हम कोई बैंक के ऑफिसर के सामने नहीं करते। पुलिस के सामने हम याचना करते हैं क्योंकि पुलिस के बड़े मुच्छे होते हैं, बंदूक होता है और बहुत पैसा खा के वो सिर्फ वो सुनेगा जो उसको सुनना है। इसके लिए हम उसके सामने जैसा बिल्ली के सामने चूहा याचना करता है, ऐसा करना पड़ता है। वो याचना नहीं है। हम टैक्स पेइंग सिटीजन है, हम हक से डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जुडिशरी जो है, जुडिशरी को जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रमाण करने के लिए और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए हमें उनके सामने बड़ा विनय से या फिर बड़ी ह्यूमिलिटी से उनके सामने पेश आना पड़ता है। उनके सामने झुककर उनके सामने याचना करनी पड़ती है। अगर आप जोर डालोगे तो उनको वो डर जाएंगे, उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ठेस पहुंचेगी और वो आपको प्रॉपरली अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जुडिशरी के सामने जो भी एप्लीकेशंस डालते हैं उसे प्लीडिंग्स कहते हैं। अब what defines a pleading? Every application which you make before a court of law has got a prayer clause. Prayer clause. That prayer clause makes any application before a judicial officer a pleading. बाकी के किसी भी एप्लीकेशन में हम प्रेयर क्लॉज नहीं डालते हैं। हम इवन जॉब एप्लीकेशन में प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, उसमें भी हम प्रेयर क्लॉज नहीं डालते हैं। लेकिन कोर्ट में जो भी एप्लीकेशन करते हैं उसमें एक प्रेयर क्लॉज होती है, इसके लिए उसको प्लीडिंग कहते हैं। तो नाउ व्हाट what defines a judicial drafting, a legal drafting from any other kind of drafting? This is the second differentiation you must know. When you say law, law has got three purposes. The first purpose of law is to define your rights. Law gives you a bundle of rights. Any law, even the Income Tax Act, जिसे हम सोचते हैं कि सरकार हमें हमारा जेब मारने के लिए बनाया है, वो एक्ट है, वो नहीं है। वो इनकम टैक्स एक्ट आपको राइट्स देती है। इंडियन पीनल कोड जिसमें सिर्फ सजा के बारे में लिखी है, वो भी हमको राइट्स देती है। So first duty of law is rights. Second is when the rights are infringed, उसके लिए remedy. Law should provide you remedy. Third is law should provide you a forum. So every law consists of three components: right, remedy, and forum. So when you draft a pleading, when you draft a legal notice also, सबसे पहला component आपने अपना rights को स्पष्ट करना है। मैं कौन हूं, वो कौन था या वो कौन थी, उसने मेरे साथ क्या किया। तो मैं कौन हूं के अंदर मेरे राइट्स आ गए, उसने मेरे साथ क्या किया, उसमें मेरे राइट्स को उल्लंघन हुए, ब्रीच हुए हैं। इसलिए मैं आपसे क्या चाहता हूं, वो मेरी रेमेडी चाहता हूं, और आप ही के पास वो रेमेडी का जुरिस्डिक्शन है। That is the forum. Understand? So even when you are drafting a legal notice, उसके अंदर ये three components होती है। लीगल नोटिस के अंदर हम बोलते हैं 15 दिन के अंदर तुमने ये नहीं दिया तो हम आपको अदालत ले जाएंगे, उसमें भी फोरम का उल्लेख होता है।
आप कंप्लेंट के अंदर जुरिस्डिक्शन क्लॉज डालते हो, वो आपका फोरम है, फोरम के बारे में लिखना पड़ता है। तो कोई भी कंप्लेंट आप ड्राफ्ट करते हो, पुलिस कंप्लेंट या प्रोटेस्ट पिटीशन, इसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स स्पष्ट आनी चाहिए। आप कौन हो, आपके साथ क्या हुआ, और इसमें आपको क्या चाहिए, और क्या आप मुझे ये चीज कर सकते हैं। आपको जुरिस्डिक्शन आपको पेश करना है। प्रोटेस्ट पिटीशन को ग्रांट करने का हक आपको है क्या, आपको पावर है क्या, उसके बारे में भी 2 लाइनें लिखनी है। बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। हमारे बीच में एडवोकेट वैभव सर भी हैं, वो भी क्वेश्चन हाँ। पूछना चाहते हैं सर। आप पूछिए। अनम्यूट कीजिए सर, वैभव सर। हेलो सर, बिफोर आई रेज माय क्वेश्चन, एक अजय बंसल जी का क्वेश्चन आया है। बेसिकली उनके 3 क्वेश्चंस हैं। उनका क्वेश्चन है, कैन मजिस्ट्रेट कैन गाइड अ पुलिस ऑफिसर इन इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, डोंट दे हैव अ अनफेटर्ड पावर? Magistrate do have the more power than the police officer? And third, can we change the investigation officer, the police officer, if we think कि वो बड़ा biased है या कुछ है? First, regarding power. Yes, sir. Whatever power has been given to whatever agency in a democracy is to perform his duties. The power to perform one's duty. If the power is going ultra virus to the duty, then that power is an infringement of your fundamental right. तो मैजिस्ट्रेट का जो पावर है, वो पावर ड्यूटी के दायरे में ही हो सकता है। ज्यादा मैजिस्ट्रेट अपना पावर दिखाएगा तो उसका फ्यूज निकाल दिया जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो आपका फर्स्ट सवाल ये था कि कैन मैजिस्ट्रेट गाइड द पुलिस? Yes, sir. मैजिस्ट्रेट पुलिस को कैसे गाइड करता है? ऐसे नहीं बोल सकता है कि अभी आप ऐसा करो, अभी आप इधर जाओ, अभी आप, वो नहीं है। मैजिस्ट्रेट कैसा गाइड करता है? तूने क्या किया बताओ, तुमने ये किया, क्यों नहीं किया? That way magistrate has to guide. So that is the guide. When you appear as an advocate, when you appear in the high court, judges guide you unknowingly. किधर है तुम्हारा prayer clause, कहाँ लिखा है, ये ground तो नहीं डाला है, चलो चलो dismiss. It's a guidance. That way of guidance the magistrate can do. बाकी मैजिस्ट्रेट अगर बोलेगा एक काम करो, एक आदमी पीले शर्ट में नीला जीन्स पहन के आएगा, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर भी आप उसका कंप्लेंट रजिस्टर करो, रिपोर्ट बना के मेरे सामने लेके आओ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना। ऐसे करने वाले लोग हैं, लेकिन वो ड्यूटी के दायरे में नहीं है, और ड्यूटी के बाहर है। Perfect, sir. One more thing, मेरा एक क्वेरी है सर कि एडवोकेट्स जब एफआईआर फाइल करता है, कंप्लेंट फाइल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्या बुलेट पॉइंट्स में मेन ग्राउंड्स ऐसे होने चाहिए कि लेटर ऑन स्टेज में वो डिफीट ना हो? आप बेसिक बताएं कि एक इंग्रेडिएंट जिससे वो बेसिकली जो क्राइम हुआ वो भी बता पाए, वो किन सेक्शंस के अंदर कवर हो रहा है वो भी बता पाए, और लेटर ऑन स्टेज में जो उसको जस्टिस मिलना चाहिए वो भी मिले, रादर देन कि वो डिफीट हो। सबसे पहले मैं आपका सवाल को दुरुस्त करना चाहता हूँ। एफआईआर करने का अधिकार केवल पुलिस को है। आप अपना केस उनको बताना चाहिए, तो ही वो एफआईआर का एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है। पुलिस को लगेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगा। So what is important here is in the written complaint which you give to the police, आपको cognizable offense का disclosure उसके अंदर देना चाहिए। कैसा दोगे cognizable offense का disclosure? आप आईपीसी के सेक्शंस पढ़ेंगे, वो सेक्शंस के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, और हर ऑफेंस के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, और स्पेशल टेक्निकल वर्ड्स का उपयोग किए गए हैं। वो टेक्निकल वर्ड्स को आप अपने कंप्लेंट के लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करना है, फिर लिखना है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन सो एंड सो ऑफ आईपीसी। ऐसा एक एक एलिगेशन को आप टेक्निकल लैंग्वेज में
कलर करके लगा देंगे, तो पुलिस वाला हैज टू रजिस्टर योर एफआईआर। दूसरा, पुलिस वाला केस वाटर टाइट करता है या नहीं करता है, वो पुलिस वाले के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से आप जब भी ये फरियाद लेकर कि पुलिस वाला केस ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, ऐसा फरियाद लेकर कोई ऊपरी अधिकारी या जुडिशरी के पास जाएंगे, तो उनको भी लगना चाहिए कि आपके बातों में दम है। तो इसके लिए आप अपनी बातें दमदार तरीके से लिखनी चाहिए। एवरी एलिगेशन व्हिच यू मेक, you should mention about what proof you have, वो उसके अंदर मेंशन करने। या अगर आपको लगता है कि ये प्रूफ यहाँ डिस्क्लोज करने से आपका शत्रु आपका जान ले सकता है प्रूफ को ये करने के लिए, तो बोल सकते हैं कि ये शत्रु हमारा जान लेने का चांसेस है, इसके लिए मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, आप जा इन्वेस्टिगेशन करोगे, मैं प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने मैं पेश करूंगा। और नीचे ये भी लिखना है, क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि ऐसे लोग मेरा जान ले सकते हैं, इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले मेरी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करें। अगर आपको रियल थ्रेट है, रियल, तो आपको ये करने के फौरन बाद आपको पुलिस हायर अथॉरिटीज को जाकर मिलकर आपका पूरा खुलासा करके अपना सिक्योरिटी का प्रबंध करना है। पुलिस दो तरीके के सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, एक पेड सिक्योरिटी है और एक फ्री सिक्योरिटी है। फ्री सिक्योरिटी ऐसा है जो पुलिस समझती है कि भाई अगर इधर नहीं किया तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो पुलिस वहां पर जरूर वहां पर अपना तैनात कर देगी और एरिया है। दूसरा पेड सिक्योरिटी होती है, देखते हैं कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत पैसे हैं आपके पास, तो आपको सरकारी रेट से पेड सिक्योरिटी देगी। मैं थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट था। जी परफेक्ट सर, बहुत जरूरी चीज थी और आपने बहुत सही ढंग से इसको समझाया। एक जिज्ञासा जी का क्वेश्चन है कि अ केस कम्स बिफोर द पुलिस ऑफिसर, तो क्या वो बिना किसी रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या रिपोर्ट इज कंपल्सरी फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एन एक्शन और इन्वेस्टिगेशन? हमारा सीआरपीसी ये कहता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने आए, पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करने के पहले आप जरा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये जुडिशरी ने क्यों ऐसा ये जजमेंट दिया? इसलिए दिया कि यूज से ज्यादा मिसयूज बहुत हो रहा है। एक बार आपका नाम एफआईआर में डाल दिया, आपको शादी करने के लिए वर या वधू नहीं मिलेंगे, आपको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, और जो नौकरी आप कर रहे हो नौकरी भी चली जाएगी, आपका वर या वधू भी आपको छोड़ के जाएगा। ये सब रैमिफिकेशंस होते हैं। अभी समझो आपका दोस्त को जज बनने का मौका आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि भाई आपको नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है, पुलिस वाले को 4 आना दे दो, वो 50 पैसे का केस बना देगा, एफआईआर पे नाम आ गया, मतलब आप फिर आपका दोस्त का भी जज नहीं बनेगा आने वाले 7 साल के लिए। सो इस वजह से मिसयूज के वजह से जुडिशरी ने बोला बिफोर यू रजिस्टर एफआईआर यू शुड डू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऐसा बोलने के बावजूद भी हो रहा है। These are not foolproof measures. See, there are no foolproof measures in law. Law will not be implemented unless it comes from your heart. जिस दिन आप पुलिस वाले को देखे बगैर सिग्नल पर गाड़ी रोकोगे, तब सोचना कि लॉ का विजय हो गया। जेब्रा क्रॉस करते वक्त स्पीड कम करनी होती है, पुलिस वाला खड़ा है तो हम स्पीड कम करते हैं, नहीं तो चलो गधे की चाल, जेब्रा हो या ना हो। परफेक्ट सर, It should come from your heart. क्वेश्चन हमारे बीच में सूर्य प्रताप सर ने पूछा है कि जो आरटीआई के बारे में सोनल उन्हीं को पूछने दो क्वेश्चन। हाँ सूर्य प्रताप सर अनम्यूट कीजिए सर, आप क्वेश्चन पूछिए।
Yeah. See, recently you referred one thing that about this the case diary and the RTI. Hmm. So can you just share any judgment in this regard? Because to my knowledge, in RTI this is not provided. But since you must have got that experience, so if you can share any of those particular judgments. In a particular case which I was handling, in that the accused had made an application for RTI from the jail, and you won't believe he got the RTI answered in the jail. He got it in an envelope in the jail, police report diary. जब ऐसे होने लगते हैं, अदालत में इनके तोते उड़ने लगते हैं, तो वो लोग आरटीआई के ही जरिए से अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपाने की मेरे कोशिश दोस्त आए बैठे मुझे चाय बनवा ले पानी पिला दे। ये सर No, there is some confusion. Some third person is. हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आरटीआई में वो लोग रोकते हैं, तो there have been various, there is no judicial finding to my knowledge which says that you give it, but there is no judicial finding which says that you cannot give it. Unless there is a bar in law, everything is permitted. ऐसा कोई जजमेंट नहीं है आज तक ये कहता है कि आरटीआई में आपको केस डायरी या पुलिस डायरी नहीं मिलेगी। Perfect, sir. Anything else, sir? Surya Pratap ji? No, actually, because it is related to the section 172 subclause 3, Yes, which sir. talks about these things. Okay, fine. Means It gives it gives discretion which should not be given. All Yes, that. yes, That every law you can take to the judiciary. Now I would like to call Gungun Agarwal ji. उन्होंने hand raise किया है. आपकी query क्या है? Yeah, so good morning. Yes. 2 minutes के लिए बोलिए. So sir, I have a question that is there any kind of jurisdiction to police stations to file an FIR? Like what if a police station don't have the jurisdiction to file an FIR? This is a well settled question and answer. This question has been answered by various forums, authorities decades ago. Still, there is a dereliction of duty by the police with respect to registration of FIR, saying ये हमारे jurisdiction में नहीं आता या उनके jurisdiction में आता. ऐसा भी बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम किसके jurisdiction में आता, लेकिन ये सब करने का उनको कोई अधिकार नहीं है. There is something called zero FIR. ये zero FIR क्या है? आप गूगल में zero FIR मारोगे आपको मिल जाता है पूरा. जो zero FIR का जेनेसिस मतलब वो कैसा पैदा हुआ वो भी आपको मालूम पड़ेगा. तो जीरो FIR ऐसा है कि जब भी कोई जख्मी या कोई पीड़ित पुलिस स्टेशन में आता है, पीड़ित मीन्स नॉट ओनली फिजिकल पीड़ित, इंजरी मीन्स जिसका लॉ लीगल राइट्स वायलेट हो चुके हैं, जिसके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आता है. कौन क्या ऑफेंस हो सकते हैं? जेब मारा किसी ने, वो भी एक संगीन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. उसमें पुलिस वाला can register an FIR, zero FIR, and that policeman should convey this information to the nearest police station or which has the jurisdiction to deal with this offense. बोलेंगे उसको इसकी ड्यूटी है, पुलिस वाले की ड्यूटी है ये बताना उस पुलिस स्टेशन को कि मैं आपको ऐसा एक चीज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसे कॉग्निजेंस में ले लीजिए. और इस कंप्लेनेंट को ये पुलिस मैन ने पुलिस स्टेशन ने उसको वहां पर डायरेक्ट करना है. अगर ये कंप्लेनेंट खुद जा नहीं सकती है, उसको विद मेडिकल असिस्टेंस, विद पुलिस असिस्टेंस, दिस पर्सन हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट जुरिस्डिक्शन. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस. हमारे बीच में चढ़ाराम अप्पा राव जी भी हैं. उनका एक क्वेश्चन है कि क्या कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पर FIR की और रिपोर्ट कॉपी ले सकता है क्या RTI के थ्रू at the time of investigation or before filing charge sheet? अंडर इंस्ट्रक्शंस आप शादी नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं.
under instructions of my client. I call upon you. सब कुछ कर सकते। Now I request Dr. Rajesh Methi sir to proceed this session further. Thank you, sir. Thanks a lot, Sonal, and thanks a lot, Jawson. सर एक्चुअली मुझे लगा कि आप फर्स्ट सेशन में होने चाहिए थे, उस दिन नहीं हो पाए, हमारे दूसरी चर्चाएं हुई। अभी भी एक क्वेश्चन हमारे सामने खुला हुआ है जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे। आरटीआई और पुलिस डायरी को लेकर थोड़ा सा अभी कुछ संदेह मुझे लगा। सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत रखी कि राइट, रेमेडी और फॉरम, है ना। समटाइम्स वी हैव अ लिटिल बिट कंफ्यूजन अबाउट द ड्राफ्टिंग एंड पुटिंग द प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टीम राजस्थान के जॉसन सर को हम वापस सुनना चाहेंगे और एक वर्कशॉप करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम कंक्लूडिंग की तरफ जाएं, आज थोड़ा 20 मिनट देरी से है, लेकिन कोई बात नहीं। टीम आईएसए राजस्थान महीने में 3 प्रोग्राम करती है, अभी 4 होने जा रहे हैं। एक हम 1 और 15 को मिलने वाले हैं, जिसमें हम डिकोडिंग ऑफ योर सेल्फ, उसमें जजमेंट को डिकोड करेंगे और जजमेंट में ऑबिटर डिक्टा और रेशो डिसेंडाई को समझकर कम्युनिकेशन और लीडरशिप को इवॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हर महीने को 1 और 15 को 40 मिनट की मीटिंग रहेगी। आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां जुड़ जाएं। फिर पहले आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद जुड़ पाएंगे। एक हमारा सुबह में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो लोग जुडिशरी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या अच्छे एडवोकेट होना चाहते हैं, तो हम वीक में 3 दिन इंडियन एविडेंस एक्ट को डिकोड करते हैं और वीक में 3 दिन हम सीआरपीसी, आईपीसी हमारी पहले हो चुकी है। उसमें जो लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पिछले दिनों इंडिया के जितने भी जुडिशियल एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर चर्चा, प्लस आप में कैसे फैकल्टी डेवलप हो। तो वहां 2 तरह के हमारे यहाँ वो एस्पायरेंट है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एडीजे, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, public prosecutor and rest of the things, and another one is who is sharpening their advocacy. तो म्यूचुअल लर्निंग स्टडी सर्कल है वो। तीसरा हमारा ये मंथली सीरीज है जिसमें हमने स्टार्ट किया, इसका सेकंड फेज हमारा जो होगा वर्जन 2.0 वर्कशॉप होगी। जैसे मुझे लगा जॉसन सर को हम कम से कम 2 घंटे 3 घंटे नहीं सुने तो मजा नहीं आएगा। ही हैज ए ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, और दैट इज ए ग्रेट थिंग, है ना। तो जोरसर सर की हिंदी भी बहुत बढ़िया है। हाँ, उन्होंने चेंज किया है। और चौथा, आप अपने क्षेत्र में आईएलए से जुड़ सकते हैं। पूरे भारत से लोग होते हैं। जॉसन सर जयपुर से नहीं है, पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं। राजस्थान इसको आयोजित करता है। मैं पूरे इंडिया से हूँ, जी जी जी। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आईएलए, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन। मिस्टर चुग है, अमेरिका में अपनी लॉ फर्म चलाते हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है, पूरे देश में 75 चैप्टर काम कर रहे हैं अभी, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। पॉश का हमारा एक प्रोग्राम होता है, समय समय पर दूसरी एक्टिविटीज होती है। कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये चारों का मिलकर एक सामूहिक प्रोग्राम है। और वी आर ब्लेस्ड वन के वी हैव गॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर इन और दिस वन सीरीज। लास्ट 2 advocates from the Delhi, one from the Mumbai. Mumbai is itself अपने आप में हाई कोर्ट की एक अपनी अलग पहचान है। So thanks a lot from my side, but thank not. I would like to invite vibrant, dynamic and extraordinary dimension वाले हमारे साथी अजमेर से, हमारे अजमेर चैप्टर के चेयरमैन वैभव किशन पारिक। I would like to invite to him. Over to. लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। वैभव सर प्लीज। यस मैम, यस मैम। आज हमारे राजेश सर का बर्थडे है, ऐसा मुझे अभी एक चैट बॉक्स में दिखा। हैप्पी बर्थडे सर। तो हम सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ ओवर टू यू सर। किसने डिस्क्लोज कर दिया भाई? ज्योति गुप्ता जी हैं। चलिए थैंक्स अ लॉट। बाबा सर करें, वो अलग चीज है भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अलग है। तो यहाँ भी शुभकामनाएं होनी चाहिए। चलिए आपकी शुभकामनाएं काम करती है हमारे लिए, हम ऐसा मानते हैं। जब भी आज यहाँ हम सब साथ में, हम किस दिन सूर्य प्रताप सर को भी सुनेंगे। अभी वैसे उनकी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उनसे बात होनी है। ही इज एन अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। हाँ वैभव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ज्योति जी, आपने डिस्क्लोज करा कि राजेश जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजेश जी। थैंक यू। माय
हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर जोवेसन सर कि फर्स्ट सेशन हमने आपका मिस करा, हमने कितना मिस करा सर। तो आज का सेशन बहुत ही परफेक्ट था, बहुत इंसाइटफुल था और बहुत ही नॉलेजेबल था, जो कि हमारे इंस्पायरिंग जो आगे एडवोकेट्स आ रहे हैं, नए एडवोकेट्स हैं जो भी इस लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और भी हम सोचते हैं हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। Thank you so much, sir, for giving us the time and this opportunity and coming to the board. And thank you so much, everyone, for joining this session. This was our 4th session. ऐसे हमारे आगे के सेशंस हैं ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के, एंड वी वुड लाइक कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और राजेश मिथि सर ने जैसे हमारे अलग अलग डिफरेंट सेशंस बताए, आप उन सबको ज्वाइन करके इसका बेनिफिशियल उठाएं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच जोवेसन वंस अगेन सर। लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। सोनल अगला कब है बता देंगे आप थोड़ा सा? नेक्स्ट 4th सैटरडे आएगा अपना अगस्त में। अगस्त का 4th सैटरडे रहेगा। चलिए 4th सैटरडे को हम इसको ज्वाइन करते हैं और सभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की चीजें अपन करेंगे वहीं। आर वी शेयरिंग द पोल टुडे? नहीं, we don't have a poll. Madhura, are you going to share the feedback form? सर पोल है, आप होस्ट अच्छा, हैं ना, आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। ये पोल है आपके सामने, हमारी पूरी पोल आप खोल दीजिए यहाँ। कैसा रहा प्रोग्राम तो आपके सामने होगा। हम जरा जानना चाह रहे हैं कि हाउ ये पोल आपके पास है। काइंडली वोट टू अस। अक्षत शर्मा जी हमसे जुड़ना चाहते हैं। अक्षत जी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा हमारा, वहाँ अपन डिस्कस करेंगे। जी मैम। एंड यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली। जी जी। आपके सामने एक पोल दिखाई दे रहा होगा, तो आप प्लीज उससे फिल करके सबमिट करें। इसमें मैं आइटम 1 और 3 का आंसर देने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। जोवेसन वैसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रहता है। जी। We can file the suit also there, ना? यस, लेकिन उससे बहुत नुकसान भी है हमको। हमको डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। एक ही अपील है, बीच का डबल बेंच का अपील भी हटा दिए उन लोगों ने। तो बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे कोर्ट जो है, तो वहां पे फिर ट्रायल वगैरह भी सारा हाई कोर्ट में होगा? वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, कोई जजेस लेते हैं, अदरवाइज वो लोग कमीशन इशू करते हैं। ओके ओके ओके। उधर एक खाली कोर्ट रूम रहेगा उधर, या फिर आप कोई 5 स्टार होटल में या किधर, डिपेंडिंग ऑन कितना दम है। ओके ओके। हेलो, कृपया वोट करिए हमारे को भाई। बताइए जरा, जोसन सर भी अपना सर्टिफिकेट लेना चाह रहा और हम भी जान ले। सर अमेजिंग सर, मजा आया बातचीत करने में आपसे, और यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो शायद वो फायदेमंद हो सकती है। तो हम मधुरा से और सर से बात करके एक वर्कशॉप सेशन करना चाहेंगे। अभी मैंने कॉलेजेस में जाकर पढ़ाना बंद किया है। जी, लेकिन ऐसे ऑनलाइन सेशंस के लिए मैं आई एम ऑलवेज वेलकम। जी। चलिए, अभी शायद 16 लोगों ने वोट किया, तो उसको कर दे मधुरा, एंड कर दे। हाँ जी, यस सर। चलिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, सबके सामने कर देते हैं शेयर। दिखाई दे रहा है आपको? जी, देखिए हमारा सबका रिजल्ट आ गया है, और बहुत शुक्रिया। हाँ, और स्पेशल थैंक्स टू मधुरा, है ना, वो इतना परफेक्टली उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, भूल जाते हैं भैया आप। यस सर, मधुरा जी को स्पेशल थैंक्स है ही सर।
नहीं नहीं, you all are inspiration for कभी all कभी of this. इनका गला बंद होने के बावजूद भी वो करते हैं। भावना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप शायद उस समय आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। भावना जी। भावना जी, यस सर। भावना जी कोटा हेलो। से एडवोकेट हैं हाँ, और मेरी साथी हैं। चलिए, कुछ बोलना चाह रही थी आप उस समय लास्ट में। चलिए, हेलो। हाँ हाँ बोले। हेलो भावना जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ, क्वेश्चन मेरा था, हम कोई करा और सेवन उसमें कोई चीज गलत दर्ज हो जाती है, तो क्या उसके अगेंस्ट अपने को कोई रेमेडी है क्या कि अपन बयान कर पहले सुधारे? भावना जी का क्वेश्चन ये है सर हाँ कि एफआईआर के अंदर हेलो। पुलिस ने कोई गलती से मतलब कुछ गलत चीज टाइप कर दी, गलत उसमें इनपुट्स दे दिए जो हमारे इनपुट्स नहीं है, हमेशा करती है पुलिस ये। और पुलिस उसके कारण, और अब उसमें जो है कि अक्यूज्ड को उसका लाभ मिलता है, हम जानते ही हैं। तो क्या एफआईआर में ऐसा करेक्शन करवाया जा सकता है? एफआईआर में करेक्शन मींस ऐसा जब हमें मालूम पड़ेगा ऐसा किया गया है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के सामने अपना एक्चुअल ग्रीवेंस और एक कंप्लेंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पुलिसमैन, ये दोनों देना है, तो तुरंत तो सुपीरियर ऑफिसर एक अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रखेगा और आपका स्टेटमेंट लेगा। एफआईआर जो है, एफआईआर केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है, उसके बलबूते पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। एफआईआर के अंदर कुछ भी गलत रहो, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट पेज लिखने के बाद बाकी के एडिशनल जुड़ते जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ, वो स्टेटमेंट के अंदर आप फ्रेश स्टेटमेंट आपका डाल सकते हैं बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ये सब चीजों का वो लोग मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट क्यों अलग से लगाया गया, क्यों ये स्टेटमेंट इनका नहीं था करके। ये तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी होता है और हमारा भी रेमेडी और प्रॉपर हो जाता है। अक्सर करती है पुलिस ऐसे, बम्बई जैसे शहरों में जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग आते हैं, एफआईआर और स्टेटमेंट यहाँ मराठी में ही होती है, तो ये लोग इसके अंदर चालबाजी करते हैं। ये केवल दूसरों से ही नहीं, इवन मेरे मराठी क्लाइंट्स आते हैं, उनके साथ भी इन लोगों ने ऐसा किया, हमने ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसा लिखा है। ऐसे होता है। चलिए, थैंक यू। आईएलए राजस्थान किस दिन, आईएलए इंडिया इस पर भी किस दिन बातचीत करेगा। तो सोनल करूं एंड में? हाँ, एक चटाराम जी का एक और क्वेरी थी, काइंडली प्रोवाइड मी टेम्पलेट्स ऑफ नोटिसेस, प्लेंटिव रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स, रिप्लाई नोटिसेस टू नो न्यू एंट्रेंट्स इन दिस फील्ड। चटाराम जी, मैं आपको यही कहूंगी कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है जॉसन, हम आपको बार बार याद करते रहेंगे, मजा आएगा आपके साथ काम करने में। यस सर, मैं आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।